वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। बिहार का कश्मीर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं हुई। नौका विहार, सीमावर्ती नेपाली गांव, मुख्य आधार भी कृषि और गृह उद्योग ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं बिहार हूँ श्रृंखला के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस श्रृंखला को शुरू करूँ उसके पहले मैं हार्दिक आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को सराहा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं और साथ ही साथ कईयों ने तो बिहार विकास की चिंता भी व्यक्त की है। तो मित्रों मैं साफ कर दूं कि मेरा भी इस एपिसोड को बनाने का, इस श्रृंखला को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, अपने जिले की काबिलियत को पहचानें और उसके विकास के पथ पे अग्रसर होने में योगदान दे सकें। तो आइए आज इस सेशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस राज्य के एक ऐसे जिले की, अवलोकन करते हैं उसके अतीत की, बात करते हैं उसके वर्तमान की और तलाशते हैं उसके भविष्य की संभावनाओं की। आज इस राज्य के जिस जिला की मैं बात करना चाहता हूँ उसका आदिकाल से ही धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व रहा है। रामायण काल में इसे माता सीता के शरणस्थली होने का तथा रघुकुल के 2 प्रतापी राजकुमारों लव और कुश के जन्मस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास का ठिकाना बनने का गौरव। आप सब बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे होंगे, वो पावन धरती है पश्चिम चंपारण। जी हाँ, पश्चिम चंपारण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह जिला चंपारण का पश्चिमी हिस्सा है। वास्तव में चंपारण 1866 में ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में आ गया था। बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कर दिया गया। अब जहां मोतिहारी पूर्वी चंपारण का जिला का मुख्यालय है, तो बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। या यूं कहें कि सत्याग्रह आंदोलन की धरती पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन की प्रयोगशाला बनी। अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों पर पंचकठिया नाम की प्रथा थोपी थी। इसका मतलब था कि 1 बीघा जमीन में 5 कट्ठे पर नील की खेती करना। लेकिन पीर मोहम्मद, मुंशी हरिवंश सहाय, शेख गुलाब, प्रजापति मिश्रा जैसे लोगों ने इसकी सख्त खिलाफत की। काफी संघर्ष के बाद मामूली से छूट मिली और 5 की जगह पे 3 कट्ठे की नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। परंतु स्थानीय लोगों को यह भी नामंजूर था, क्योंकि इससे खेत बंजर हो जाया करते थे। आंदोलन की धार को और तेज करने के लिए राजकुमार शुक्ल और संत राउत की अपील पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आए और यहाँ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों कहा जाता है कि चंपारण में ही संत राउत ने पहली बार गांधी को बापू कहकर पुकारा था। हिमालय तराई के प्रदेश में बसा हुआ बिहार का तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला यह भोजपुरी भाषी या ऐतिहासिक जिला अपने जल एवं वन संपदा से परिपूर्ण है। इसके उत्तर में नेपाल, तो दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण है, तो पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पटरौना और देवरिया जिला से मिलती है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के सभी जिलों में प्रथम है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बगहा, कौनाहा, मैनाटांड, रामनगर तथा सिकटा प्रखंड के 35 किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में नेपाल के साथ लगती है। दोस्तों अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह देवी सीता के शरणस्थली होने का गौरव प्राप्त करने वाला यह जिला राजा जनक के समय तिरहुत प्रदेश का अंग था, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अजातशत्रु के द्वारा वैशाली को जीते जाने के बाद यह मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। सन 750 से 1155 के बीच यहाँ पाल वंश का भी राज रहा। इसके बाद मिथिला सहित समूचा चंपारण प्रदेश सिमराव के राजा नरसिंह देव के अधीन हो गया और बाद में बंगाल के गयासुद्दीन ऐबक ने नरसिंह देव को हराकर मुस्लिम शासन स्थापन किया। मुगल काल के बाद चंपारण का इतिहास बेतिया राज के उदय और अस्त जुड़ा हुआ है। शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली। मुगलों के कमजोर होने पर बेतिया राज महत्वपूर्ण बन गया और अपनी शान शौकत के लिए अच्छी ख्याति अर्जित की। 1763 ईस्वी के यहाँ के राजा धूरम सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा, जो आज तक कायम है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से धनी इस जिले में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं
जो भारत के अग्रणी पर्यटन स्थल होने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस की। पहले बात करते हैं वाल्मीकि नगर आश्रम और गंडक परियोजना की। दोस्तों, इस जिले के पर्यटन स्थल की बात करें और शुरुआत वाल्मीकि नगर से ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है। वाल्मीकि नगर इस जिले का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पहाड़ भी है, विशाल नदियों की कलकल धारा है, साथ ही साथ जंगल का एक बड़ा भूभाग भी है। मतलब पहाड़, नदी एवं नदी परियोजना एवं जंगल के साथ बाघ अभयारण्य एक साथ, शायद ही कहीं ऐसा एक साथ देखने को मिलता है। वास्तव में इसे अगर हम बिहार का कश्मीर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ देवी सीता ने अयोध्या को त्याग करके आश्रय लिया था और वहीं उसी आश्रम में उनके दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। और यहाँ तक कि उसी के पास संग्रामपुर में श्री राम के भाइयों और उनके पुत्र लव कुश के बीच युद्ध भी हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना यहीं की थी। आश्रम के मनोरम परिवेश के पास बड़ा गंडक नदी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, पर बनी हुई बहुउद्देशीय परियोजना देखने योग्य है, जहां 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यहां से बड़ी बड़ी नहरें निकलती है जो चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और नेपाल के बड़े हिस्से को सिंचाई के काम आती है। गंडक बैराज के आसपास का शांत परिवेश बड़ा ही मनोरम है। पर्यटक यहाँ बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित नौका विहार का पूरा आनंद उठाते हैं। बेतिया राज के द्वारा बनवाया गया शिव पार्वती का मंदिर भी बड़ा देखने योग्य है। वाल्मीकि नगर की इस भूमि पर लगभग 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ है, देखने को मिलता है। राज्य की राजधानी पटना से लगभग 295 किलोमीटर के दूर स्थित वाल्मीकि नगर के इस राष्ट्रीय उद्यान का भीतरी भाग 335 वर्ग किलोमीटर हिस्से को 1990 में देश का 18वां बाघ अभयारण्य बनाया गया, जहां हिरन, चीतल, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली बिल्ली जैसे जंगली पशुओं के अलावा चितवन नेशनल पार्क से एक सिंघी गैंडा और जंगली भैंसा इस उद्यान में देखने को मिल सकते हैं। पर्यटकों के रहने के लिए अच्छे होटल के अलावा बड़े ही खूबसूरत बम्बू हट बने हुए हैं, जिसमें रात गुजारने का अपना अलग ही आनंद आता है। तो इस तरह यहाँ पर्यटक धार्मिक स्थल के दर्शन के साथ साथ नौका विहार, सीमावर्ती नेपाली गांव और जंगल के सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। जहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी की बात है तो आप पटना से डायरेक्ट लग्जरी बसों से यहाँ आ सकते हैं और इसके अलावा यह जगह देश की राजधानी दिल्ली से भी रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। अयोध्या और गोरखपुर से भी लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, चाहे वो रेल से आना हो, बस से आना हो, टैक्सी से आना हो, क्योंकि अयोध्या से इसकी दूरी मात्र 273 किलोमीटर है, तो गोरखपुर से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। त्रिवेणी संगम तथा बावनगढ़ी की एक और नेपाल के त्रिवेणी गांव तो दूसरी ओर चंपारण का भैंसरटन गांव के बीच में नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है, जहां गंडक के साथ साथ पंचनद तथा सोनहा नदी का मिलन होता है। यह स्थान श्रीमद् भागवत पुराण से संबंधित है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित श्री विष्णु के प्रिय भक्त गज और ग्राह की लड़ाई इसी स्थल पर शुरू हुई थी, जिसका अंत जाकर हाजीपुर के निकट कोनहरा घाट पर हुआ था। यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ संक्रांति को बड़ा मेला लगता है। भिखनाठोड़ी की जिले के उत्तर में गौनाहा प्रखंड स्थित नेपाल की सीमा पर बस आया छोटा सा जगह भिखनाठोड़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमेशा चर्चित रहा है। जाड़े के दिनों में यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित धवल घाटियां, चोटियां और अन्नपूर्णा श्रेणी साफ साफ दिखाई देती है। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ के शांत एवं मनोहारी परिवेश का आनंद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भी लिया करते थे। ब्रिटिशकालीन पुराने बंगले के अलावा यहाँ ठहरने की कई उत्तम जगह भी। बात करते हैं भिथियरवा आश्रम एवं रामपुरवा के अशोक स्तंभ के बारे में। दोस्तों, इस जिले के गौनाहा प्रखंड का भिथियरवा गांव का भिथियरवा आश्रम स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वाले और गांधी जी के मूल्यों में विश्वास रखने वालों के लिए ये जगह एक तीर्थ स्थान से कम नहीं है, क्योंकि यहीं ठहरकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आश्रम से कुछ ही दूरी पर रामपुरवा में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया 2 स्तंभ है, जो शीर्ष रहित है। इन स्तंभों के ऊपर बने सिंह वाले शीर्ष को कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है तथा वृषभ वाले मतलब सांड के शीर्ष को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मेन बिल्डिंग के मेन गेट पर रखा गया है। वहां आप इसे देख सकते हैं।
अब बात करते हैं नंदनगढ़, चानकीगढ़ एवं लौरिया के अशोक स्तंभ की। लौरिया प्रखंड के नंदनगढ़ तथा नरकटियागंज प्रखंड के चानकीगढ़ में नंद वंश तथा चाणक्य के द्वारा बनवाया गया महलों के अवशेष हैं, जो टीले नुमा दिखाई देते हैं। नंदगढ़ के टीले को भगवान बुद्ध के अस्थि के अवशेष के रूप में माना जाता है। नंदनगढ़ से 1 किलोमीटर दूर लौरिया में 2300 वर्ष पुराना सिंह के शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है। 35 फीट ऊंचे इस स्तंभ का आधार 35 इंच और शीर्ष 22 इंच का है। इस विशाल स्तंभ की कलाकृति एवं बेहतरीन पॉलिश मौर्य काल के मूर्तिकारों की शानदार कलाकारी का नमूना है। इसके अलावा सोमेश्वर का किला रामनगर प्रखंड के समुद्र तल से 2884 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सोमेश्वर की पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना सोमेश्वर का किला है। हालांकि यह खंडहर मात्र है, लेकिन अंतपुरवासियों को पानी की जरूरतों के लिए पत्थर काट कर बनाया गया कुंड यहाँ अवश्य देखा जा सकता है। हिमालय के प्रसिद्ध धौलागिरी, गोसाईनाथ एवं गौरी शंकर के धवल शिखरों को यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है। वृंदावन की दोस्तों, वृंदावन मथुरा वाला नहीं है, ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक जगह है। जिला मुख्यालय बेतिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान वृंदावन है, जहां 1937 में ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी सहित राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी जैसे महान नेताओं ने हिस्सा लिया था। अपने शिक्षा संबंधी विचारों पर गांधी जी द्वारा उस समय स्थापित एक बेसिक स्कूल, बुनियादी स्कूल, जिसकी मूलभूत बातें आज की शिक्षा नीति में बताया गया है, अभी भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य रोजगारोन्मुख शिक्षा देना था। पासी में बेतिया से 6 किलोमीटर दूर सरैया के शांत परिवेश में एक प्राकृतिक झील भी है, जो पक्षियों के कई प्रजातियों का प्रवास स्थल है। झील के किनारे लगे जामुन के पेड़ों से गिरने वाले फल के कारण इसके पानी को लोग पाचक भी मानते हैं। यह स्थान लोगों के लिए पिकनिक स्थल और पक्षी विहार के लिए अति उत्तम स्थान है। जिले का मुख्यालय बेतिया अपने आप में किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। चूंकि यह शहर बेतिया राज्य की राजधानी रहा है, तो बेतिया राज्य के शान का प्रतीक उसका महल आज भी इस शहर के मध्य में उसके गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है, जिसकी मरम्मत इस राज्य के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर की दूसरी रानी जानकी कुंवर के अनुरोध पर 1910 में कराया गया था। इस शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान है, जिसे बड़ा रमना कहते हैं, और इससे सटा ही एक बड़ा बाजार है, जिसे मीना बाजार कहते हैं, जो आपको दिल्ली के पालिका मार्केट की याद दिला देगा। हालांकि यह पालिका मार्केट से काफी बड़ा है, जहां आप किसी एक गेट से प्रवेश कर अपनी आवश्यकता की हर सामान को खरीद कर निकल सकते हैं, भले ही बाहर तेज बारिश ही क्यों न हो। यहाँ का काली बाग मंदिर, दुर्गा बाग मंदिर पवित्र स्थल के साथ साथ बड़ा ही रमणीक स्थल भी है। यहाँ के लाल बाजार स्थित जोड़ा शिवालय मंदिर, तो आमने सामने स्थित भव्य मूर्ति वाला श्री हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर सुबह शाम आपको किसी बड़े तीर्थ स्थल की याद दिला देते हैं। यहाँ आपको क्रिश्चियन कॉलोनी का चर्च भी बड़ा सुंदर देखने को मिलेगा। साल 1959 में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब बेतिया आए थे, उन्होंने कहा था कि यह शहर देश का 5वां मेट्रो सिटी बनेगा, पर दुर्भाग्यवश यह शहर आज भी अपनी पहचान को समेटे अपने स्वर्णिम दिन की प्रतीक्षा करता है। बात करते हैं कृषि संबंधी संभावनाओं की। कृषि की संभावनाओं की बात करें तो इस जिले की मिट्टी गंडक, सिकरहना और उसकी सहायक नदियों के कारण बहुत ही उपजाऊ है, और वर्तमान में यहाँ के लोगों का जीवन का मुख्य आधार भी कृषि और गृह उद्योग ही है। हालांकि आमतौर पर यहाँ किसान 3 फसलों का उपार्जन सदियों से करते आ रहे हैं, जिसमें गन्ना, धान एवं गेहूं का मुख्य रूप से शामिल है। उत्तम कोटि के बासमती चावल तथा गन्ने का उत्पादन के लिए यह हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर तथा दोन नहर पश्चिमी चंपारण तथा आसपास के जिले में सिंचाई के प्रमुख साधन है। इधर अब किसान केला की खेती भी करने लगे हैं। खास करके बॉर्डर क्षेत्र में अभी केला की खेती देखने को मिलती है, कारण कि जिला के सटे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग देवरिया, कुशीनगर, पटरौना, मऊ आदि क्षेत्रों में केला की खेती होती है। अब लोग यहाँ के केला की खेती से प्रेरित होकर अपने यहाँ भी केला की खेती करने लगे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम चंपारण जिले का भूमि केला की खेती के लिए उपयुक्त है। ज्यादातर केला अच्छी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ नदियाँ हैं, जबकि इस जिला के सीमाई क्षेत्रों में पड़ई, सिगरहना, हटजोड़, जमुआ, बाऊ समेत कई छोटी छोटी नदियाँ और नाला का जाल है। इससे खेतों में नमी पर्याप्त रूप से हमेशा रहती है। यही कारण है कि नदियों के आसपास इसकी खेती करने में नदियों के पानी से फैलाई गई
पोषक तत्व केला को मिल जाता है, जिससे केला का पैदावार ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ किसान चाहे तो केला के फसल के बीच सब्जियों की भी खेती कर सकता है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ काला गेहूं की खेती की भी अच्छी संभावना है। इसकी उपज सामान्य से दोगुनी होती है और यह पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसके उत्तरी भाग में भारी गठन वाली कंकरीली जमीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जबकि दक्षिणी हिस्सा चूनायुक्त अभिनव जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और यह गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो देखा जाए तो जिले में कृषि आधारित उद्योगों के पनपने की पूरी संभावना है। मझौलिया, बगहा, हरिनगर तथा नरकटियागंज में चीनी मिलें हैं जहां गुड़ एवं चीनी बनाने का काम होता है। करते हैं यहाँ के व्यापार। बिहार के कुल का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में पहले वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में साल, शीशम, सेमल, सागवान, महुआ, तून, खैर, बेंत आदि महत्वपूर्ण लकड़ियां पाई जाती हैं। उत्तम किस्म की लकड़ियों के अलावा जो फर्नीचर बनाने के काम में आता है। सोमेश्वर एवं दून इलाके में जहां साल, शीशम, खैर तथा तून लकड़ियां मिलती हैं, तराई क्षेत्र में बैम्बू, साबे घास एवं नरकट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण एक तरफ लकड़ियों के व्यापार की पूरी संभावना है, तो दूसरी तरफ रस्सी, चटाई एवं बम्बू क्राफ्ट के लिए भी बहुत ही अनुकूल वातावरण है। पहाड़ी लकड़ियों के कारण सैंडस्टोन और साल्ट पीटर के व्यापार की भी अच्छी संभावना है। वैसे तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वेस्ट चंपारण के बेतिया, कुमारबाग और रामनगर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, पर वो आधे मन से ही है। यही कारण है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यह जिला राष्ट्रीय मार्ग द्वारा अब कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं दिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ है। राज्य की राजधानी पटना से बेतिया की दूरी मात्र 290 किलोमीटर है, जो सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य रेल मार्ग गोरखपुर होते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश के महत्वपूर्ण नगरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा 210 किलोमीटर दूर पटना में है, जहाँ से दिल्ली, कोलकाता, रांची, मुंबई आदि के लिए रोज विमान सेवाएं देती है। जिले की सीमा पर नेपाल के बीरगंज स्थित हवाई अड्डा भी काठमांडू के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध कराता है। जिले में सड़कों और बिजली की सुविधा में बीते सालों में काफी सुधार हुआ है, फिर भी विकास की गाड़ी अभी भी रुकी हुई जैसी है। दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो वैसे जिले की साक्षरता बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ मात्र 56% के आसपास ही साक्षरता है। हालांकि यहाँ के शहरी इलाकों में अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों की यहाँ कमी जरूर है। इसके बावजूद इस जिले के युवा देश एवं विदेश के लगभग हर कोने में अपना योगदान देते हुए मिल जाएंगे। हिंदी एवं नेपाली के महान कवि इसी मिट्टी के शान थे, गोपाल सिंह नेपाली, जिनका नाम आज भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने साहित्य में तो अपना योगदान दिया ही, साथ ही साथ बॉलीवुड में भी गीतकार एवं फिल्मकार के रूप में अपना स्थान बनाया। वैसे आज भी इस जिले के कई कलाकार हिंदी एवं भोजपुरी फिल्मों में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनमें से जाने माने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा है, तो एक बेहतरीन कलाकार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक मनोज बाजपेयी हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं, यहाँ के बच्चों को प्रेरित करते हैं। यहाँ के बच्चों में मेधा की कमी नहीं है, अगर इन्हें अवसर मिले तो ये काफी अच्छा कर सकते हैं। और इसको कंक्लूड करते हुए, खत्म करते हुए, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस धरती में पूरी संभावना है, इस क्षेत्र में पूरी संभावना है कि राज्य की ही नहीं बल्कि देश के अग्रणी जिला बन सके। बस जरूरत है तो इस दिशा में हम सब के योगदान की। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, कुछ खास नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ सरकार ही नहीं है, हम भी तो हैं। वास्तव में सरकार तो हम जनता के ही प्रतिबिंब हुआ करती है। हम सब अगर चाहें तो सरकारों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को काम करना ही होगा, परंतु इसके लिए जरूरी है कि हम भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सके। उन्हें एहसास हो जाएगा कि बिना विकास कार्य किए उनका अस्तित्व खतरे में होगा। इसके साथ ही साथ हम सबको अपने स्तर पर ही अपने क्षेत्र के लिए योगदान करना होगा, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों न करें, चाहे पर्यटन क्षेत्र में हो या कृषि के मामले में हो या व्यापार के मामले में। इस देश या विदेश में जहां भी हम रहते हो, जिस क्षेत्र में भी रहते हो, बिना शर्माए हमें अपने क्षेत्र की विशेषताओं को लोगों को बताना होगा। उन्हें अपनी नकारात्मकता को छोड़कर यहाँ आने के लिए प्रेरित करना होगा और कहना होगा, बहुत घूम चुके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एवं गुजरात में, अब कुछ समय तो बिताइए हमारे इस बिहार में।
दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।